हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है समुच्चय सेट। डियर स्टूडेंट्स, गणित की स्टडी में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। गणित की प्राय सभी शाखाओं में इसका प्रयोग होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने में किया जाता है। संबंध और फलन को परिभाषित करने में समुच्चय का प्रयोग होता है और ज्यामितीय, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में भी समुच्चय के ज्ञान की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इन सभी टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे। संबंध, फलन, ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता, इन सभी को हम आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें हम कवर करेंगे। इन शॉर्ट में आपसे कहूं तो समुच्चय गणित की स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज केंटर द्वारा किया गया था। तो चलते इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और संक्रियाओं पर विचार करेंगे। अब सबसे पहले समझते समुच्चय क्या होते हैं। समुच्चय और उनका निरूपण। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि समुच्चय क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं के संग्रह की बात करते हैं। कैसे? जैसे क्रिकेट की टीम, भारत की नदियां, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, इस प्रकार से हम बहुत सारे संग्रहों की बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। और इसी प्रकार गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के बहुत सारे संग्रहों का जिक्र करते हैं। तो यहाँ सर हम समुच्चय के बारे में क्या कह सकते हैं कि समुच्चय क्या होते हैं। यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कह सकते हैं? समुच्चय। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया सुपरिभाषित। अब इससे क्या अर्थ निकलता है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। देखो, यदि किसी वस्तु के संबंध में हम ये निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? सुपरिभाषित संग्रह। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने अभी यहाँ पर देखा था भारत की नदियों का संग्रह। यहाँ पर फिर लिख लेता हूं मैं भारत की
नदियों का इससे समझते हैं हम ये सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या है। अब इस संग्रह में हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अमेजन जो नदी है, अमेजन नदी इस संग्रह का सदस्य नहीं है, मतलब इस संग्रह में नहीं है, क्योंकि वो भारत में नहीं बहती है, भारत में नहीं है, इसका मतलब वो भारत की नदियों का संग्रह नहीं है, भारत की नदियों के संग्रह में से नहीं है। लेकिन हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यमुना नदी या गंगा नदी इस संग्रह में, भारत की नदियों के संग्रह में निश्चित रूप से है। तो यदि किसी वस्तु को या किसी अवयव को, किसी भी चीज को हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो इस संग्रह में है अथवा नहीं है, तो वह क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने देखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो इसमें इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, ए ई आई ओ यू। तो हम इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें 5 अवयव है, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा कोई छठा अवयव नहीं है। जैसे मैं कहूँ बी, क्या इसका अवयव है, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि जो बी है वह इसका अवयव नहीं है, इस संग्रह का अवयव नहीं है। तो जब हम निश्चित रूप से किसी भी अवयव या वस्तु को ये कह सकते हैं कि वो इसका अवयव है कि नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, सुपरिभाषित संग्रह। और वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब समुच्चयों का निरूपण किस प्रकार से करते हैं, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में निरूपित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इसके द्वारा हम किसको निरूपित करते हैं, समुच्चय को। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा समुच्चय को निरूपित किया जाता है, जबकि उनके अवयवों को, अभी समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे, उनको किससे निरूपित किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा, ए बी सी एक्स वाई जेड, इनके द्वारा किसको निरूपित किया जाता है, समुच्चय के अवयवों को। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। जो समुच्चय होगा उनका निरूपण हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा करेंगे, और उसमें जो अवयव होंगे उनका निरूपण हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा करेंगे। अब कुछ विशेष समुच्चय हैं, विशेष समुच्चय जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। कुछ विशेष समुच्चय हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन, एन क्या होता है, देखो इस समुच्चय है जिसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा निरूपित कर रहे हैं। ये क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें कौन कौन से अवयव आते हैं, प्राकृत संख्याएं, वन से स्टार्ट होने वाली, एक से शुरू होने वाली, जो सभी इंटीजर नंबर है, जो सभी इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार आगे भी। इसी प्रकार डब्ल्यू, जो कैपिटल डब्ल्यू है, उसके द्वारा किनको निरूपित किया जाता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय।
ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन से अवयव होंगे? बस जो प्राकृत संख्या है यदि उनमें जीरो को भी हम शामिल कर ले तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। 1 2 0 1 2 3 4 5 और इसी प्रकार आगे भी अनंत तक। जेड, अब ये जेड के द्वारा किनको निरूपित किया जाता है? ये होता है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय जो इंटीजर नंबर होते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें कौन कौन से अवयव आते हैं? माइनस इनफाइनाइट से -2, मतलब इसमें दशमलव वाले नंबर नहीं आएंगे, केवल इंटीजर नंबर ही आएंगे। -2 -1 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट। क्यों? ये क्या होता है? ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। परिमेय संख्याओं का, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा परिमेय संख्याओं के बारे में। जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उनको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है ना? फिर आगे है r। ये क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब वो इसमें सभी संख्याएं आ जाती है जो नंबर लाइन पर हम जिन संख्याओं को डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, वो सब किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। फिर होता है जेड प्लस। अब हमें पता है जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। लेकिन ये क्या है? इसमें ऋण पूर्णांक भी है, धन पूर्णांक भी है। यदि इसमें अगर धन पूर्णांकों को ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? जेड प्लस, धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसी प्रकार क्यू प्लस, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर प्लस, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसको ए मान लेते हैं और इसके अवयव ए ई आई ओ यू। ठीक, यहाँ पर हम एक समुच्चय ले रहे हैं ए, जो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। ठीक, अब यदि हम बोले कि ए इस समुच्चय का अवयव है तो इसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे? ए समुच्चय, हम बार बार ये नहीं लिखेंगे कि ए समुच्चय ए का अवयव है। इसको शॉर्ट रूप में हम किस प्रकार से लिखेंगे? ए एप्सिलॉन कैपिटल ए। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए है वो समुच्चय का अवयव है। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है ये एक यूनानी प्रतीक है। क्या है? यूनानी प्रतीक। इसको क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन। ठीक, यूनानी प्रतीक का प्रयोग किया जाता है यदि कोई अवयव समुच्चय का अवयव है तो इसको किस प्रकार से डिनोट किया जाता है? ए एप्सिलॉन ए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं ई भी समुच्चय का अवयव है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? ई एप्सिलॉन ए। इसी प्रकार आई एप्सिलॉन ए, ओ एप्सिलॉन ए और इसी प्रकार यू एप्सिलॉन ए। ये सभी किसके अवयव हैं? ए के, कैपिटल ए के। समुच्चय को हम किस में लिखते हैं? कैपिटल ए में, मतलब कैपिटल लेटर में। और यदि हम कहें कि बी इस समुच्चय का अवयव नहीं है, बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे हम? बी इज नॉट एप्सिलॉन ए। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं सी नॉट एप्सिलॉन ए। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एक्स नॉट एप्सिलॉन ए, क्योंकि एक्स भी इसका अवयव नहीं है।
ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने कंसेप्ट पढ़े उनसे संबंधित अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। हमें बताना है कि कौन से समुच्चय, पहले तो यह बताना है और उसका औचित्य भी बताना है। अब देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये एक समुच्चय होगा या नहीं होगा। देखो, हमने समुच्चय पढ़ा था कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, समुच्चय होता है। तो क्या ये समुच्चय बनेगा इससे, जिसकी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हमें पता है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ऐसे महीनों के नाम बताने हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो क्या इससे एक समुच्चय बन जाएगा, देखते हैं। देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला पहला महीना क्या है, जनवरी। दूसरा महीना क्या आता है, फरवरी, लेकिन वो जे अक्षर से प्रारंभ नहीं हो रहा। फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून। जून आ गया तो जून भी इसका सदस्य होगा। फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर। तो इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3, जनवरी, जून और जुलाई, जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे। क्या कोई और भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और केवल 3 ही महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ हम इजीली समुच्चय बना पा रहे हैं। हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि समुच्चय में केवल 3 ही अवयव है, इसके अलावा कोई चौथा अवयव नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये वस्तुओं का क्या है, एक सुपरिभाषित संग्रह है। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं, इसका मतलब ये एक समुच्चय है, ठीक है ना। यहाँ निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस समुच्चय के 3 ही अवयव हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक समुच्चय होगा। इसका मतलब पहला क्या है, समुच्चय है। और इसका औचित्य हमने बता दिया। यहाँ हम निश्चित रूप से कह पा रहे हैं कि इसमें 3 सदस्य हैं, जिनके जो कौन कौन से हैं, जनवरी, जून और जुलाई, ठीक। पहला हो गया। दूसरा, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब आप मुझे बताओ, क्या ये संग्रह होगा, क्या ये संग्रह समुच्चय होगा क्या, मुझे आप बताइए। मेरा आंसर होगा नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो, अगर हम सभी 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनाए, हम सभी 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनाए, तो हमारे जो समुच्चय में जो अवयव आएंगे ना, वो सभी के अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। वो सभी अलग आएंगे। जैसे मैं कुछ और ले लूंगा, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। और भी मैं 10 जो प्रतिभाशाली लेखक लूंगा, वो अन्य जो कोई और 10 प्रतिभाशाली लेखक लेगा, उससे मैच ही नहीं खाएंगे। हो सकता है उसमें से 5 मैच हो जाए, 5 नहीं हो, 4 मैच हो जाए, 3 मैच हो जाए, या हो सकता है किसी के बिल्कुल भी एक भी मैच ना हो। तो ये देखो, निश्चित रूप से नहीं कह पाएंगे हम कि जो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक है वो कौन कौन से, हमें नहीं पता, ठीक है ना। या हमारे मत अलग अलग होंगे सभी के। तो जब हमारे मत अलग अलग होंगे तो हम निश्चित रूप से नहीं कह पाएंगे, तो ये एक समुच्चय नहीं होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब आप इसका आंसर दीजिए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, क्या ये एक समुच्चय होगा।
द आंसर इज नो, क्योंकि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं उनका वो कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज लूं तो जैसे मैं ले लूं सचिन तेंदुलकर, सनथ जयसूर्या, रिकी पॉन्टिंग, ठीक है ना। इस प्रकार पे अगर 10 बल्लेबाज लूं विश्व के सर्वश्रेष्ठ, राहुल द्रविड़, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर मैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज लूं तो जो मेरे संग्रह में होंगे वो दूसरे के संग्रह से मैच नहीं खाएंगे। हो सकता है उसमें से 8 मैच हो रहे हों लेकिन 3 मैच नहीं होंगे, ठीक है ना। और कभी हो सकता है कि 11 के 11 मैच हो जाए लेकिन सभी के नहीं होंगे, ठीक है ना। सभी के 11 के 11 बल्लेबाज मैच नहीं होंगे, तो इसमें हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। और जहां पर हम निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि यही है 11 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ, तो वो क्या है, एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई हो। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये क्या है, एक समुच्चय होगा, क्योंकि आपकी कक्षा के जो सभी बालक हैं वो निश्चित है, ठीक है ना, और उनका संग्रह आप निश्चित रूप से बना सकते हो, तो यह भी एक समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ठीक है ना, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अगर हम सभी 100 से कम वाली सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह बनाए तो वो क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे, और वो एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं क्या होगी, 1 2 3 4, ठीक है ना, इस प्रकार 5 अप टू 99, सभी यही संग्रह बनाएंगे, कोई इससे अलग तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये एक समुच्चय बन जाएगा। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स इसी कड़ी में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेखक प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, उनके द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या समुच्चय होगा या नहीं, क्वेश्चन में हमें यह बताना है। तो आप सोच के बताइए क्या ये समुच्चय होगा या नहीं। मतलब जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं, यदि हम उनका संग्रह करें तो क्या वो एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, यस और नो। यस, मुंशी प्रेमचंद जी को आप सब जानते होंगे, बहुत बड़े लेखक हुए हैं, तो इनके द्वारा जो लिखित उपन्यास है वो तो फिक्स है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियां लिखी है, जिनमें से गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, ये इनके बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हुए हैं। प्रतिज्ञा है, ठीक है ना, कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है ना। इस प्रकार बहुत सारे इन्होंने उपन्यास, और भी बहुत सारे उपन्यास लिखे, लेकिन जो उपन्यास लिखे हैं वो तो फिक्स है, वो तो सुपरिभाषित संग्रह है, तो इसका मतलब मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या है, एक समुच्चय हो जाएगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब नेक्स्ट है 7, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो आपको बताना है क्या ये समुच्चय होगा या नहीं होगा। ठीक, ये आपको बताना है, तो यस और नो, सभी समपूर्णांकों का संग्रह समुच्चय होगा या नहीं होगा, यस।
जो सभी समपूर्णांक है उनका संग्रह क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। क्योंकि जो समपूर्णांक है वो तो फिक्स है, हम बता सकते हैं कि 2 समपूर्णांक है, 4 समपूर्णांक है, 6 समपूर्णांक है, ठीक। तो ये भी एक समुच्चय हो जाएगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, अब इस अध्याय में जो प्रश्न आए वो भी निश्चित है और सुपरिभाषित है, इसका मतलब यह भी समुच्चय हो जाएगा। और 9, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है ना। अब ये देखो, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो आप मुझे बताइए सोचकर, क्या ये समुच्चय बनेगा नहीं बने, क्या ये सुपरिभाषित संग्रह बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये आप बताइए यस और नो। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो। क्योंकि हम निश्चित रूप से अपनी कोई राय नहीं दे सकते कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। मैं अपनी राय कुछ और दूंगा, दूसरा व्यक्ति कुछ और देगा, तीसरा कुछ और देगा, तो जो खतरनाक जानवरों का जो संग्रह बनेगा ना वो सुपरिभाषित नहीं रहेगा, वो कोई सुपरिभाषित संग्रह नहीं रहेगा, तो वो समुच्चय भी नहीं रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ए, अब ए समुच्चय क्या है, 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली वही लिखा हुआ है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, मतलब हमें बताना है एप्सिलॉन आएगा या एप्सिलॉन नोट आएगा, जो रिक्त स्थान है उनमें एप्सिलॉन आएगा या एप्सिलॉन नोट आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसको यहाँ से ही कर लेते हैं, इसको तो मिटा देता हूँ। मान लीजिए ए, ये एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए है, इसके अवयव 1 2 3 4 5 6 है। रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नोट भरिए। देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें 5, अब यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें बताना है एप्सिलॉन आएगा या नहीं आएगा, तो हमें ये पता करना है। देखो 5 समुच्चय का अवयव है या नहीं है, देखो 5 समुच्चय ए का अवयव है, यहाँ पर ये देखो अवयव लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। यदि 5 समुच्चय ए में है, समुच्चय ए का अवयव है, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। अब मुझे बताओ 8, क्या 8 इस समुच्चय का अवयव है क्या, तो कहीं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब 8 इस समुच्चय का अवयव नहीं है, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। इसी प्रकार 0 एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। 4 तो समुच्चय का अवयव है तो एप्सिलॉन आ जाएगा। इसी प्रकार 2 में एप्सिलॉन आ जाएगा, और 10 समुच्चय का अवयव नहीं है तो एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।